हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। आज हम लोग सब लोग यहाँ पर एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट की। आज का अपना जो एनसीईआरटी बेस्ड पॉडकास्ट का टॉपिक होगा वो अगेन पी ब्लॉक को बिलोंग करता है और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बन फैमिली। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। कार्बन फैमिली में कार्बन जो है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। अगर आपने बोरॉन फैमिली का नहीं देखा है पॉडकास्ट, नहीं सुना है पॉडकास्ट, तो प्लीज़ उसको जा करके देखिए क्योंकि वहाँ पर हमने पी ब्लॉक की भूमिका बनाई थी। तो कार्बन फैमिली में कार्बन जो है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास, है ना। तो जो कार्बन है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट की अगर बात करें तो वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। एलिमेंटल स्टेट में ये कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में ये मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होती है। कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा वर्सटाइल एलिमेंट है वो इन द वर्ल्ड। सो कार्बन इज मोस्ट वर्सटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड। नेचुरली अकरिंग जो कार्बन है वो दो स्टेबल आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C12 और C13। इसके साथ साथ जो थर्ड आइसोटोप है यानी कि C14 वो भी प्रेजेंट है। ये जो है तो रेडियो एक्टिव होता है। C14 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और इसका हाफ लाइफ जो है वो 5770 ईयर्स का होता है और इसको रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। जो सिलिकॉन है यानी कि कार्बन फैमिली का दूसरा मेंबर, वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में। ये प्रेजेंट है नेचर में इन फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स। सिलिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। सिलिकॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिरेमिक्स, ग्लास और सीमेंट का। जर्मेनियम जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। टिन जो है वो मेनली कैसेटराइट के फॉर्म में होता है। कैसेटराइट का फार्मूला होता है SnO2 और जो लेड है वो मेनली गैलेना के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसका फार्मूला होता है PbS। अपना एक सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है इस ग्रुप में जिसका नाम है फ्लेरोवियम, जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और उसकी स्टडी अपन नहीं करते हैं। जो अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं उनको ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं अपन, और वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन एलिमेंट्स का होता है NH2 टाइप का। कोवेलेंट रेडियस की अगर बात करें तो बहुत कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिलता है कोवेलेंट रेडियस में कार्बन से सिलिकॉन तक। जैसे आप कार्बन से सिलिकॉन में जाओगे तो आपको अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिलेगी कोवेलेंट रेडियस में, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन से लेकर के लेड तक बहुत ही स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलती है रेडियस में। और इसका कारण क्या है? क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड D एंड F ऑर्बिटल्स होते हैं। जो हैवियर मेंबर्स होते हैं उनमें कम्प्लीटली फिल्ड D एंड F ऑर्बिटल्स होते हैं। उनकी प्रेजेंस की वजह से जो रेडियस में इंक्रीज़ है वो बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब इंक्रीज़ तो होती है पर थोड़ी थोड़ी होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज़ देखने को मिलता है जब अपन टिन से लेड में जाते हैं, और वो कंसेक्वेंस है पुअर शील्डिंग इफेक्ट का। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है क्योंकि जो इंटरवेनिंग D एंड F ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो है तो पुअर शील्डिंग शो करते हैं, और इस वजह से जो साइज़ है एटम का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, लेकिन सिलिकॉन से लेकर के लेड तक ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मतलब सिलिकॉन की बात कर लो तो 1.8 है। ये जो है तो अपनी पाउलिंग स्केल पे अपन देखते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज जो स्केल होती है वो पाउलिंग स्केल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन सभी के लिए 1.8 है, और लेड के लिए थोड़ी सी बढ़ के 1.9 हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट सेम है सिलिकॉन से लेकर के लेड तक। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो सारे के सारे ही मेंबर्स यहाँ पर सॉलिड्स होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। जर्मेनियम एक मेटालॉइड होता है। टिन और लेड जो है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के वो बहुत ज़्यादा होते हैं अगर अपन कंपेयर करें करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं इन एलिमेंट्स के वो हैं +4 और +2। कार्बन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो सम है फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ का जो सम है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंपाउंड्स इन +4 आर जनरली कोवेलेंट इन नेचर। जो +4 के कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। हैवियर मेंबर्स में अगेन वही इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला काम आ जाएगा। जो टेंडेंसी है टू शो +2 इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस लाइक जर्मेनियम
देन मोर स्टेबल टिन, देन मोर स्टेबल लेड। तो जो लेड है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है और वो टेंडेंसी रखता है कि वो +2 शो करे, है ना, +4 नहीं शो करना चाहता है। इट इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। वही अपन ने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एबिलिटी नहीं होती है कि वो पार्टिसिपेट करें बॉन्डिंग में, और इस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रेफर करते हैं हैवियर एलिमेंट्स। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी डाउन द ग्रुप। जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, मतलब अपन रिलेशन में देखेंगे अगर, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ हैं इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वो डाउन द ग्रुप आने पे डिफरेंट होती जाती है। कार्बन जो है और सिलिकॉन जो है वो मोस्टली ज़्यादातर केसेस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जर्मेनियम जो है वो +4 में स्टेबल कंपाउंड्स बनाता ज़रूर है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि +2 में ही बनाता है। और जो टिन है वो कंपाउंड्स बनाता है दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, लेकिन जो +2 वाला होता है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो रिड्यूस होकर के ऑक्सीडाइज होना चाहता है। लेकिन उसके उलट जो लेड के कंपाउंड्स हैं वो +4 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, मतलब वो +4 से ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना चाहता है और +2 में जाना चाहता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। टिन in +2 state is a reducing agent and lead in +4 state is a strong oxidizing agent. बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स, अब चूंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप फॉर्मेशन कर रहे हो CCl4 का, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ, सॉरी 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 4 बॉन्ड्स में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। अपन केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये एक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। मतलब ये ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इच्छा रखेंगे, ना ही एक्सेप्ट करने की इच्छा रखेंगे। और कार्बन की जो कोवैलेंसी है वो 4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में वो ऐसा कर सकते हैं, वो अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सीड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। उनमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से इनका जो हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसमें टेंडेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर लें बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम डोनर स्पीशीज़। डोनर स्पीशीज़ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं और बनाते क्या है, कॉम्प्लेक्सेस का वो बनाते हैं। कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि SiF6 2 नेगेटिव, GeCl6 2 नेगेटिव, SnOH6 2 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है सेंट्रल एटम का वो sp3d2 होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी क्या है, सारे के सारे ही मेंबर्स जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेनली 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक होता है मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है डाइऑक्साइड। SiO सिलिकॉन ऑक्साइड केवल और केवल हाई टेम्परेचर्स में एग्जिस्ट करता है। जो जनरल ऑक्साइड्स होते हैं वो MO टाइप्स के होते हैं और MO2 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें MO टाइप्स में जो SiO है वो केवल और केवल हाई टेम्परेचर्स में एग्जिस्ट करता है। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वो ऑक्साइड्स जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बनते हैं वो जनरली ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि जो लोअर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट्स वाले ऑक्साइड्स होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। कुछ डाइऑक्साइड्स हैं जैसे कि CO2, SiO2 और GeO2, ये एसिडिक होते हैं, लेकिन जो SnO2 और PbO2 होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। मोनोऑक्साइड्स में अगर बात करें तो CO जो है वो न्यूट्रल है। अपन ने लास्ट पॉडकास्ट में देखा था कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, है ना, वो बेसिक होते हैं जनरली और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। बेसिक होते हैं जनरली, सॉरी, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं जनरली बट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ही होंगे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो CO है वो न्यूट्रल है, GeO जो है वो एसिडिक है, SnO और PbO जो है ये एम्फोटेरिक होते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, मतलब इन पे ना फर्क ही नहीं पड़ता है कि वाटर है कि नहीं। टिन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाता है और डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देता है। लेड जो है उसको भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है वाटर से, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। तो कारण क्या है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन हो जाती है लेड के केस में, इस वजह से जो लेड है वो भी अनअफेक्टेड रहता है वाटर से।
अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन देखते हैं अपन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन जो है वो सारे के सारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो हेलाइड्स बनाते हैं, और दो प्रकार के हेलाइड्स बनाते हैं, MX2 टाइप का और MX4 टाइप का हेलाइड बनाते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन के अलावा सारे के सारे मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं हेलोजन्स के साथ और बनाते हैं हेलाइड्स। जो MX4 टाइप के हेलाइड्स होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट होते हैं नेचर में। SNF4 और PbF4 जो हैं वो आयनिक हैं, मतलब ज़्यादातर जो हैं मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट, बट जो SNF4 और PbF4 हैं वो आयनिक होते हैं। और जो PbI4 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कारण है क्योंकि जो Pb और I का बॉन्ड बनता है इनिशियली, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है। जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो इनफ नहीं होती है कि वो अनपेयर कर सके 6s2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब 6s2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होंगे नहीं तो वो एक्साइट नहीं होंगे तो हायर ऑर्बिटल में जाएंगे नहीं, और अगर हायर ऑर्बिटल में जाएंगे नहीं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं लेड एटम के आसपास। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में नहीं होंगे लेड एटम्स के आसपास तो वो कैसे फ्लोरीन के साथ आयोडीन के साथ रिएक्शन कर पाएंगे। तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। हैवियर मेंबर्स आर एबल टू मेक हैलाइड्स ऑफ फार्मूला MX2। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं तो वो चूँकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करते हैं, यानी कि जर्मेनियम हो गया और लेड हो गया, तो वो MX2 टाइप का हैलाइड भी बना देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे ही अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो डाई हैलाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ने का कारण क्या है, नीचे जाने पे आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो वो शो करेंगे, हैवियर एलिमेंट्स शो करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हैवियर एलिमेंट्स, तो जो स्टेबिलिटी है डाई हैलाइड्स की वो इंक्रीज होती जाएगी। कंसीडरिंग थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करें आप तो GeX4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है ZeX2 से, यानी कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो टेट्रा हैलाइड बनाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप सबसे नीचे वाले एलिमेंट की बात करो तो PbX2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू PbX4, यानी कि जो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो जो डाई हैलाइड बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू टेट्रा हैलाइड। एक्सेप्ट CCl4 के अलावा सारे के सारे टेट्राक्लोराइड्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर से, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो अकोमोडेट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम होता है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और बाकी के जो सेंट्रल एटम्स हैं CCl4 के अलावा की अपन बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल एटम्स हैं वो अपने d ऑर्बिटल में इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ SiCl4। आप SiCl4 का एग्जांपल लेकर के हाइड्रोलिसिस को समझ सकते हो। SiCl4 जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है और इनिशियली इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन में, उनसे एक्सेप्ट करता है अपने d ऑर्बिटल्स में। सिलिकॉन के d ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और फाइनली सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, SiOH का होल फॉर्म हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्यार से सिलिसिक एसिड। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की अगर बात करें और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, तो कार्बन जो है उसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो p मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, खुद के साथ भी बना सकता है और बाकी के जो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिनका साइज़ भी स्मॉल है, उनके साथ भी p मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। आपस में वो C+C बनाता है, दूसरों के साथ वो C+O बनाता है, C+N बनाता है, C+S भी बनाता है, सल्फर के साथ भी वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है कार्बन। हैवियर एलिमेंट जो हैं वो p बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो इतने ज़्यादा लार्ज और डिफ्यूज होते हैं कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है। कार्बन एटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक विद वन अनदर। कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से चिपकने की, एक दूसरे से लिंक करने की बेहतरीन टेंडेंसी रखते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू होता है। तो इससे होता है क्या, उनकी चेन बन जाती है, उनकी रिंग्स बन जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अपन कैटेनेशन। दिस इज़ बिकॉज CC बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वजह से जो CC बॉन्ड्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपना ऑर्गेनिक पूरा का पूरा, यार सोचो कि इनमें कैटेनेशन नहीं होती तो ऑर्गेनिक नहीं होती और कितना अच्छा होता। बट खैर, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीजेस। जैसे जैसे ही अपन नीचे जाते हैं तो कैटेनेशन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। थैंक गॉड, अगर बाकी के एलिमेंट्स भी कैटेनेशन दिखाते तो अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे और भी सब्जेक्ट्स होते पढ़ने को। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पीज वैल्यू। ये अपन बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू से देख सकते हैं। जो ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन है वो कार्बन का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। सिलिकॉन में बहुत ज़्यादा कम होता है, फिर उससे कम जर्मेनियम में, फिर उससे कम टिन में,
और जो लेड है ना वो तो कैटेनेशन दिखाता ही नहीं है, थैंक गॉड। लेड जो है वो कैटेनेशन दिखाता ही नहीं है, लेड डज नॉट शो कैटेनेशन ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से और पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कार्बन जो है वो अपने एलोट्रोपिक फॉर्म्स को दिखा पाता है। मतलब कार्बन में चूंकि पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से वो काफ़ी सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाता है। अब आ जाती है बात अपने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो कार्बन ना बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी और अमॉर्फस फॉर्म में भी। डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये दो वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं कार्बन के। कार्बन के दो बेस्ट वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स जो हैं वो हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। जो थर्ड फॉर्म है कार्बन का उसको फ्लोरीन के नाम से अपन जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं डायमंड की। डायमंड का क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। डायमंड में हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और वो 4 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होता है बाय यूजिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फैशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्बिटल्स का और टेट्राहेड्रल फैशन में ये जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो स्पेस में एक्सटेंड करता है, स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन स्पेस और 3D रिजिड 3D नेटवर्क बनाता है कार्बन एटम्स का। इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लैटिस। मतलब पूरी की पूरी लेटाइस में जो डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये जो एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देयरफॉर डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ जो है वो डायमंड हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि इनकी जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड होती है। इट इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स। जो हार्ड टूल्स होते हैं उनको शार्पन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। टंगस्टन फिलामेंट्स जो बनाते हैं अपन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के लिए उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं अपन ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर जो है वो वंडरवॉल्स फोर्सेस से हेल्ड रहती हैं। मतलब वंडरवॉल्स फोर्सेस की वजह से वो लेयर्स एक दूसरे से चिपकी हुई रहती हैं, उसके पास पास रहती हैं। हर एक लेयर जो है उसमें प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं कार्बन एटम्स की। हर एक कार्बन एटम यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है अपने अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन एटम्स के साथ। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। पूरी की पूरी जो शीट होती है ना उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते भागते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी अलॉन्ग द शीट। अब इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है तो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि यार जब इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देता है। ग्रेफाइट क्लीव्स ईजिली बिटवीन लेयर्स। ग्रेफाइट को अपन लेयर्स के बीच में आसानी से काट भी सकते हैं और इस वजह से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाता है। फॉर दिस रीज़न, इस कारण की वजह से ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है मशीन्स रनिंग में। जो भी मशीन्स रन कर रही हैं ना बहुत ही हाई टेम्परेचर में, वहाँ पर ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऑयल को नहीं यूज़ कर सकते। ऑयल को वहाँ यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ल्यूब्रिकेंट की तरह ऑयल इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब आते हैं अपन फुलरीन्स में। कितना अच्छा नाम है। फुलरीन्स आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट। जब आप ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में किसी इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, कोई भी इनर्ट गैस नहीं ले सकते, आप हीलियम ले लो या फिर आर्गन ले लो, इनकी प्रेजेंस में जब आप ग्रेफाइट को हीट करोगे इलेक्ट्रिक आर्क में तो आपको फुलरीन्स मिल जाएंगे। सूटी मटेरियल फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन। एक सूटी मटेरियल मिलेगा आपको जो कि कंडेंसेशन से बना हुआ होगा। इसमें मेनली C60 होते हैं, मतलब 60 कार्बन का कंपाउंड मिलता है। थोड़ी बहुत क्वांटिटीज़ में C70 भी मिलता है और थोड़े थोड़े फुलरीन्स मिलते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। मतलब C71 नहीं मिलेगा, C70 मिलेगा, C72 मिलेगा, C74 मिलेगा और ऐसे करते करते 350 और उससे ऊपर तक भी जा सकता है। C350 और उससे ऊपर तक भी। फुलरीन्स आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। फुलरीन्स जो हैं वो ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ना। तो प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो अपना फुलरीन है और थर्मोडाइनमिकली स्टेबल फॉर्म जो है वो अपना ग्रेफाइट है। फुलरीन्स प्योर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें स्मूथ स्ट्रक्चर होता है और कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है। अब ये बहुत भारी टर्म दे दिया डैंगलिंग बॉन्ड। यार डैंगलिंग बॉन्ड वो होता है जो कि सरफेस होता है ना, तो सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड्स बन जाते हैं, दोज आर नोन एज डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो NCERT में नहीं दिया है बट दैट इज इंपॉर्टेंट। फुलरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। फुलरीन्स जो है वो केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि केज को क्या कहते हैं, पिंजड़ा जैसा बना लेते हैं।
C60 मॉलिक्यूल हैज़ अ शेप लाइक सॉकर बॉल। C60 का जो शेप होता है वो सॉकर बॉल की तरह होता है और इसको इसलिए बकमिस्टर फुलरीन कहा जाता है। जो C60 होता है इसमें 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, यानी कि 20 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं। जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो फ्यूज्ड होती है 6 और 5 मेंबर्ड रिंग से, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो दूसरी 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग के साथ दोस्ती करती है। लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, वो थोड़ी घमंडी टाइप की है, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही दोस्ती करती है, 5 मेंबर्ड से नहीं करती है। ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल, यहाँ पर सारे के सारे ही कार्बन एटम्स इक्वल होते हैं और उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। हर एक कार्बन एटम जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है बाकी के 3 कार्बन एटम्स के साथ, यानी कि हर एक जो कार्बन एटम है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है बाकी के 3 कार्बन एटम्स के साथ। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है हर एक कार्बन में वो डीकोलोकलाइज होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें घूमते भागते रहते हैं बाकी के इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर देते हैं मॉलिक्यूल को। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे फुलरीन में घूम रहे हैं तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर दे रहे हैं मॉलिक्यूल को। दिस बॉल शेप्ड मॉलिक्यूल है 60 वर्टाइसेस। ये जो बॉल शेप का मॉलिक्यूल होता है इसमें 60 वर्टाइसेस होती हैं और हर एक जो है उसमें सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों ही होते हैं। मतलब जो 60 वर्टाइसेस हैं, है ना, तो उसमें सब में एक एक कार्बन होगा और इन सारे के सारे ही कार्बन में सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों प्रेजेंट होंगे। स्फेरिकल फुलरीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल्स इन शॉर्ट। ये जो स्फेरिकल फुलरीन्स हैं इनको अपन शॉर्ट में बकी बॉल्स भी कहते हैं। सॉकर बॉल फुटबॉल को ही कहते हैं। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, पता है अपने को। इसलिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ग्रेफाइट का उसको अपन 0 लेते हैं। जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यूज होती हैं डायमंड की और फुलरीन की, तो डायमंड की 1.9 किलो जूल पर मोल होती है और फुलरीन की 38.1 किलो जूल पर मोल होती है। अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन, एलिमेंटल कार्बन के और भी कार्बन के और भी एलिमेंटल फॉर्म्स हैं जिसको कहते हैं कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल। ये सारे के सारे इम्प्योर फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट्स के या फिर फुलरीन्स के। यूजेस ऑफ कार्बन में आते हैं। कार्बन जो है वो अच्छा खासा, कार्बन का जो अपना एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो अच्छा कंडक्टर होता है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ किया जाता है बैटरीज में और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिसिस में। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम ग्रेफाइट आर इनर्ट इन डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज। जो भी क्रूसिबल्स बनाए जाते हैं ग्रेफाइट से वो इनर्ट होते हैं डाइल्यूट एसिड्स और एल्कलीज के साथ। बीइंग हाईली पोरस, ज़्यादा पोरस होने की वजह से जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसको अपन पॉइजनस गैस, सरफेस केमिस्ट्री आ रही है यहाँ पे, हाईली पोरस होने की वजह से एक्टिवेटेड चारकोल जो है उसको पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड इन वाटर फिल्टर्स, वाटर फिल्टर्स में भी यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक कंटामिनेटर्स को रिमूव करने के लिए। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे बदबू ना आए, ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड एज ब्लैक पिगमेंट इन ब्लैक इंक, ब्लैक इंक में और ऑटोमोबाइल के टायर्स में कार्बन ब्लैक को भी यूज़ किया जाता है। कोक इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटालर्जी। कोक जो है उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है और मेटालर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। डायमंड जो है बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, अच्छा, और ये ज्वेलरी में यूज़ होता है, वाह वाह। इट इज़ मेजर्ड इन कैरेट्स, इसको कैरेट्स में यूज़ करते हैं और याद रखना 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कार्बन के और सिलिकॉन के, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे। जब आप कार्बन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करोगे और लिमिटेड सप्लाई रखोगे ऑक्सीजन की या फिर एयर की, तो उससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अगर स्मॉल स्केल में आपको बनाना है तो प्योर CO आप बना सकते हो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। डिहाइड्रेशन करो फॉर्मिक एसिड का कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, 100 डिग्री का तापमान ले लेना सेल्सियस में, तो आपको CO मिल जाएगा। अगर कमर्शियल स्केल में बनाना है तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। कमर्शियल स्केल में इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। स्टीम को आप पास करते हो हॉट कोक में तो फिर आपको कमर्शियल स्केल में CO मिल जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे CO के साथ साथ H2 भी मिलता है जिसको अपन सिंथेसिस गैस, सिन गैस या फिर वाटर गैस भी कहते हैं। व्हेन एयर इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ स्टीम, जब आपने स्टीम की जगह एयर यूज़ कर ली तो मिक्सचर ऑफ CO एंड N2 मिल जाएगा। अगेन दिस इज़ अ गैस, ये जो है प्रोड्यूसर गैस होती है। CO प्लस N2, मिक्सचर ऑफ CO प्लस N2 इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन। जो अपने को वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड मिली है उसका आप फर्दर कंबशन कर सकते हो और उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा विद लिबरेशन ऑफ हीट। हीट निकलने के साथ साथ आपको
कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस होती है। इट इज़ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है और लगभग सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देती है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको छोड़ के। मतलब जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं और एल्यूमिनियम के मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स को ये रिड्यूस कर देती है। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं जिनके ऑक्साइड्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाती है और बाकी लेकिन सबके कर देती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ CO, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स। बहुत सारे मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड ओर से उनके एक्सट्रैक्शन के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल Fe2O3, आयरन ऑक्साइड से आयरन निकालते हैं अपन, जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालते हैं अपन। इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में देयर आर 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन में यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो CO मॉलिक्यूल है ना, वो डोनर की तरह काम करता है और काफ़ी सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है जब उनको हीट किया जाता है, और बनाता क्या है, मेटल कार्बोनिल्स। अपन पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसके, NiCO4 और भी कितने तो बनते हैं, FeCO5। फिर उसके बाद हाईली पॉइजनस है, इसका नेचर देखें तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत जहरीला है ये। और इस वजह से ना इसकी एबिलिटी होती है, ये पॉइजनस इसको कहा है, तो क्यों कहा है, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाने की। ये अपने हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि लगभग 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के साथ। प्रिवेंट्स हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड कॉर्पसेस फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन राउंड द बॉडी। ये क्या करता है ना, चिपक जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और RBCs को ऑक्सीजन नहीं घुमाने देता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन इधर से उधर लेकर के जाने को नहीं देता है और इस वजह से इंसान टपक जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं अब। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन का अगर आप कंप्लीट कंबशन करोगे, मतलब लिमिटेड सप्लाई नहीं रखनी है अपने को अनलिमिटेड सप्लाई रखनी है एयर की, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। फॉसिल फ्यूल्स जब जलते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, तब भी अपने को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लैब में इसको कैसे बना सकते हो, इसको आप लैब में बनाने का सबसे कन्वीनियंट मेथड है कि आप डाइल्यूट HCl लो और उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दो, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। कॉमर्शियल स्केल में इसको लाइम स्टोन हीट करके बनाया जाता है, सबसे बढ़िया काम है। लाइम स्टोन लो, CaCO3, उसको हीट करो तो CaO भी मिलेगा और CO2 भी मिल जाएगी। इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ये जो है तो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोकेमिकल और जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से। मतलब अगर बायोकेमिकल और जियोकेमिकल एस्पेक्ट देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर के साथ मिलकर के ये कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि वीक डाइबेसिक एसिड है और 2 स्टेप्स में डिसोशिएट होता है। H2CO3 और HCO3 नेगेटिव का जो बफर होता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आ चुका है पहले भी। H2CO3 और HCO3 नेगेटिव बफर सिस्टम जो है वो हेल्प करता है अपनी बॉडी में जो pH है ब्लड का, उसको मेंटेन करने के लिए, और वो जो pH है वो 7.26 से 7.42 के बीच में रखता है। बीइंग एसिडिक इन नेचर, अब नेचर में ये एसिडिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिडिक गैस होती है, तो ये एल्केलीज के साथ रिएक्ट करती है और मेटल कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉर्मली 0.03% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और इसको रिमूव कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या है ये बताने की ज़रूरत है कि नहीं, चलो बता देते हैं। फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। ये तो रटना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस अपन 5th क्लास से पढ़ रहे थे, तो पता होनी चाहिए। अनलाइक CO, इट इज़ नॉट पॉइजनस। अब CO अपन ने देखा था वो पॉइजनस थी, तो CO2 जो है वो पॉइजनस नहीं है। लेकिन अगर अपन ने फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन कंटिन्यू किया और बढ़ाया और डिकम्पोजिशन जो है लाइमस्टोन का उसको बढ़ा दिया कि हमको सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको बढ़ाने से हुआ क्या है, CO2 का कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज़ हुआ है।
अपन देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस देखते हैं अपन। मेनली जो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, और अपनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 60% होती है वो। तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सॉलिड फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्राई आइस बाय अलाउइंग लिक्विफाइड CO2 टू एक्सपांड रैपिडली। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड को अपन सॉलिड की तरह कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किस फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं, ड्राई आइस के फॉर्म में। और ड्राई आइस बनेगी कैसे, जब आप लिक्विफाइड CO2 को लोगे और उसको एक्सपेंड कर दोगे रैपिडली, तो वो ड्राई आइस बन जाएगी। ड्राई आइस को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता है आइसक्रीम और फ्रोज़न फूड में। गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स को कार्बोनेट करने के लिए। जो अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ना घर में आती हैं, तो उसमें जो कार्बोनेशन की प्रोसेस होती है वो गैशियस CO2 की मदद से ही होती है। CO2 जो है वो हैवी गैस होती है और कंबशन की सपोर्टर नहीं होती है। इसको इस वजह से फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ CO2 इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया। यूरिया बनाने के लिए भी इसका अच्छा खासा अमाउंट यूज़ करते हैं अपन। CO2 मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम्स हैं उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, वो ओवरलैप करते हैं दो p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और उससे बनते हैं दो सिग्मा बॉन्ड्स। वहीं पे जो बाकी के दो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन एटम के, वो p बॉन्डिंग बनाते हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ। इससे क्या होता है, इनका एक लीनियर शेप मिलता है अपने को, और लीनियर शेप होता है तो इनका डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल हो जाता है, तो इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। अगला है अपना सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो 95% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो सिलिका और सिलिकेट से बना हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को अपन प्यार से कॉमनली सिलिका भी कहते हैं। ये काफ़ी सारे क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अकर करता है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट आर सम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका। यार इनके नाम ही कितने भयंकर हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट एंड ट्राइडाइमाइट। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं सिलिका के, एंड दे आर इंटर कन्वर्टिबल एट सुटेबल टेम्परेचर। ये सुटेबल टेम्परेचर में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज कोवेलेंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोवेलेंट होता है नेचर में। ये 3D मॉलिक्यूल होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है ये, जिसमें हर एक सिलिकॉन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रल मैनर में टू 4 ऑक्सीजन एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SiO2 में फॉर्मूला है SiO2, लेकिन सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है टेट्राहेड्रल मैनर में, तो 2 ऑक्सीजन नहीं होते। एंटायर क्रिस्टल में भी कंसीडर्ड एज जायंट मॉलिक्यूल। पूरा का पूरा जो क्रिस्टल अब अपन देखते हैं ना, तो जायंट मॉलिक्यूल दिखता है, जिसमें 8 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं, और उस 8 मेंबर्ड रिंग में अल्टरनेट पोजीशन में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। सिलिका इन इट्स नॉर्मल फॉर्म इज ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। जब नॉर्मल फॉर्म में होती है सिलिका तो वो नॉन रिएक्टिव होती है, क्योंकि Si और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है। इस वजह से इट रेजिस्ट अटैक बाय हेलोजेंस। हेलोजेंस इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं, इस वजह से डाईहाइड्रोजन इस पर अटैक नहीं कर पाते, और ज़्यादातर एसिड्स और मेटल्स जो हैं वो भी इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ा भी तो भी कुछ नहीं होना इसका। लेकिन इसको HF और NaOH से अटैक कराया जाता है। जब NaOH के साथ रिएक्शन कराता है तो Na2SiO3 बनता है, और जब HF से रिएक्शन कराते हैं तो SiF4 बनता है। अपन ने बात की थी कि ये कुछ क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसके एग्जांपल थे ट्राइडाइमाइट, क्रिस्टोबेलाइट और क्वार्ट्ज। तो जो क्वार्ट्ज है उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह, एंड इट हैज़ मेड पॉसिबल टू डेवलप एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स। जो क्लॉक्स होती हैं, है ना, उसमें पेंडुलम का जो मटेरियल होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ग्रेविटेशनल वो टाइम पीरियड का कुछ होगा। तो क्वार्ट्ज जो है उसको इसमें इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न रेडियो में इस्तेमाल किया जाता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाता है, और क्लॉक्स जो है ना एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक्स बनाने के लिए क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिलिका जेल है उसको ड्राइंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, और क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल्स में सपोर्टर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं अपन। कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है सिलिका जेल। जो कीज़ेलगर होता है वो एक एमॉर्फस फॉर्म होता है सिलिका का, और उसको फिल्ट्रेशन प्लांट्स में अपन इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन्स में अगर बात करें अपन, तो ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स का एक ग्रुप जो है उसको कहते हैं सिलिकॉन्स। इसमें R2SiO जो है वो रिपीटिंग यूनिट होता है।
जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स वो एल्काइल या फिर एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स होते हैं, यानी कि RnSiCl4-N। जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स के लिए वो एल्काइल या फिर एराइल सब्सटीट्यूटेड सिलिकॉन क्लोराइड्स होते हैं, RnSiCl4-N। व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिलिकॉन, जब मिथाइल क्लोराइड सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट, कॉपर को अपन कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर हाई लेते हैं तो बहुत वेरियस टाइप्स के मिथाइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलियन बनते हैं, जिनका फार्मूला होता है MESiCl3, Me2SiCl2, Me3SiCl और थोड़े बहुत अमाउंट में Me4Si भी बनता है। जब डाई मिथाइल डाई क्लोरोसिलेन यानी कि CH3 का होल ट्वाइस Me2SiCl2 की अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो अपने को स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स मिल जाते हैं। जो ये चेन लेंथ है पॉलीमर्स की, इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं बाय एडिंग CH3 का होल थ्राइस SiCl। CH3 का होल थ्राइस SiCl को अपन ऐड करेंगे तो जो चेन लेंथ है पॉलीमर की उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो एंड्स को ब्लॉक कर देगा। सिलिकॉन्स जो हैं वो वाटर रेपलिंग होते हैं नेचर में। वाटर रेपलिंग होने का कारण क्या है, इनके आसपास ना नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं और अपन तो जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप कितना ज़्यादा डरते हैं वाटर से, तो इस वजह से नॉन पोलर होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल वाटर रेपलिंग होते हैं ये। दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। केमिकल से जो ऑक्सीडेशन है ना उसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बीइंग बायोकम्पैटिबल दे आर यूज्ड इन सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स, ये बायोकम्पैटिबल होते हैं इस वजह से इनको सर्जिकल और कॉस्मेटिक प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिलिकेट्स। अ लार्ज नंबर ऑफ सिलिकेट्स मिनरल्स एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में बहुत सारे सिलिकेट्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल जो हैं वो हैं फेल्ड्सपर एक एग्जांपल हो गया अपना, जियोलाइट्स हो गए, माइका हो गई, एस्बेस्टोस हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये अपने सिलिकेट्स हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं सिलिकेट्स में वो होती है SiO4 नेगेटिव, इन विच सिलिकॉन एटम इज बाउंडेड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स इन टेट्राहेड्रॉन फैशन। फिर से सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच रहता है, बॉन्डेड रहता है, टेट्राहेड्रल फैशन में अटैच्ड रहता है। सिलिकेट्स में ईदर द डिस्क्रीट यूनिट इज प्रेजेंट और नंबर ऑफ सच यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर। सिलिकेट्स में या तो डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट होंगी या फिर ये सारी यूनिट्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगी कॉर्नर्स से। एक ऑक्सीजन भी शेयर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है पर सिलिकेट यूनिट्स। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सिलिकेट है। जब सिलिकेट यूनिट्स एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं तो वो चेन भी बनाती हैं, रिंग भी बनाती हैं, शीट भी बनाती हैं और 3D स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं। सिलिकेट स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से। जब ये मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल आयंस का पॉजिटिव चार्ज सिलिकेट स्ट्रक्चर का नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर सारे के सारे 4 कॉर्नर्स को शेयर कर लिया जाए किसी और टेट्राहेड्रल यूनिट्स के साथ तो 3D नेटवर्क देखने को मिलता है। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन मेड सिलिकेट्स जो हैं वो है ग्लास और सीमेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज जियोलाइट्स। अगर कुछ सिलिकॉन एटम्स को अपन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखें उसमें से कुछ सिलिकॉन एटम्स को उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 3D स्ट्रक्चर से कुछ सिलिकॉन एटम्स को हटा करके अगर अपन एल्यूमिनियम एटम्स डाल दें तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट्स। और जब पॉजिटिव चार्ज 1 से कम हो जाएगा, यानी सिलिकॉन था तो +4 आयन था और एल्यूमिनियम जो है वो +3 आयन रह जाएगा, तो इससे होगा क्या, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ अपने को कैटायन जो है उससे बैलेंस करना पड़ेगा इस नेगेटिव चार्ज को। कैटायन जो है वो सोडियम पॉजिटिव हो सकता है, पोटेशियम पॉजिटिव आयन हो सकता है, फिर कैल्शियम +2 आयन हो सकता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फेल्ड्सपर और जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जो है उसको वाइडली यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट की तरह इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन। जियोलाइट्स को बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट की तरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग करने के लिए और हाइड्रोकार्बन्स को आइसोमराइज करने के लिए। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ZSM5 जो कि एक टाइप ऑफ जियोलाइट है और इसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए एल्कोहल्स को डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये एल्कोहल्स को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं उनको आयन एक्सचेंजर्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। अपन ने हाइड्रोजन के पॉडकास्ट में से देखा था कि जो हाइड्रेटेड जियोलाइट्स हैं उनको आयन एक्सचेंजर्स की तरह यूज़ किया जाता है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सो दिस इज़ इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। यार इसको शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर ज़रूर कर देना। और यार एक बात तो बनती है, यार ये तो बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
मतलब सब्सक्राइब करो, तुमको आगे और भी पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। लाइक तो कर ही देना, क्योंकि उसी से मुझे पता चलना है कि तुमको अच्छा लग रहा है, तुम आगे और चाहते हो कि नहीं। सो लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू, टाटा।